सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और यह ऐलान किया वफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इंतहाई बुझे दिल के साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर भी हैं, उनकी जानिब से यह ऐलान किया गया। कल तक हुकूमत और ये वफाकी काबीना बज़ाहिर बहुत पुरएतमाद नजर आ रही थी, लेकिन आज इतना बड़ा अपसेट कौमी असम्बली में हुआ कि ये ऐलान करने पर हुकूमत मजबूर हो गई। शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने एक मुत्तफिक का फैसला किया है कि इमरान खान इंशाअल्लाह इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। वाज़े हो जाए कौन कहां खड़ा है। तो सेनेट इंतखाब में जैसे ही हुकूमत को शिकस्त हुई, उसके बाद हुकूमत ने अपने MNAs पर और अपने थिंक टैंक पर मुश्तमिल एक इजलास किया। उस तवील इजलास के बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो अपने MNAs के खिलाफ तहकीकात करने का तो बताया गया, साथ ही सारा का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर भी डालने की कोशिश की गई और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन इन सेनेट के इंतखाबात के इनेकाद में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया और शफाफ इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सका। इस बारे में शाह महमूद ने क्या कहा, यह भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आईन के ऐन मुताबिक उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे आगाह किया कि शफाफ इलेक्शन करवाना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। और मुझे आज बसद एहतराम ये कहने की इजाजत दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस शफाफियत को इंश्योर करने में नाकाम दिखाई दिया। और अब जरा ऑपोजिशन की तरफ आते हैं। PDM जो कल तक ये ख्वाब देख रही थी कि अगर कोई अपसेट हो जाए, कोई सरप्राइज आ जाए, यूसुफ रजा गिलानी सेनेट का इंतखाब जीत जाए तो वज़ीर आज़म को फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। आज ऐसा हुआ, यूसुफ रजा गिलानी जीत गए और हुकूमत की जानिब से ऐलान भी कर दिया गया कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेंगे। लेकिन उसके बाद मौलाना फजल रहमान इस पर मान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अब ये काफ़ी नहीं है, एतमाद के वोट लेने का वक्त अब गुजर चुका है और अब वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए और फौरी इस्तीफ़ा देकर उनको घर जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने आज क्या कहा इस पूरी सूरत हाल के बाद गिलानी साहब की जीत का जश्न मनाते हुए, ज़रा ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। इमरान खान इस वक्त अपनी कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। अब मज़ीद वो हुक्मरान रहने के काबिल नहीं रहे हैं। उनको ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि अब असम्बलियाँ तहरीर होनी चाहिए, असर नौ मुल्क को इंतखाबात दिए जाएँ, कौम को उनकी अमानत लौटाई जाए और अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें। तो आज खान साहब के खिलाड़ियों ने उनको खासा मायूस किया और मायूस करने का सिलसिला आज से ही नहीं शुरू हुआ, बल्कि जिस दिन अब्दुल हफीज़ शेख साहब को सेनेट का टिकट देने का ऐलान किया गया था, उसी वक्त से उनके नाम पर, उनकी शख्सियत पर और पार्टी से उनकी एफिलिएशन पर एतराज़ात सामने आ रहे थे। कुछ पार्टी अरकान ने बड़ा वाज़े कहा था, हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हम किसी भी सूरत में अब्दुल हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं देंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत की मैं बात कर रहा हूँ। बाद में आज उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। अब ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि उन्होंने वोट कास्ट किया या फिर वोट को लॉस कर दिया। हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा था, ज़रा ये सुनिए। अब्दुल हफीज शेख साहब अब बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ना मैं उनको वोट दे रहा हूँ, ना मैं उनको वोट देना चाहता हूँ, ना ही मैं उनको वोट दूंगा। तहरीक इंसाफ में जो शख्स शामिल होगा मैं उसे वोट दूंगा। अब्दुल हफीज़ शेख की नाकामी सिर्फ अब्दुल हफीज़ शेख की नाकामी नहीं है, सिर्फ इस हुकूमत की नाकामी नहीं है, बल्कि जहांगीर तरीन की भी नाकामी है। चूँकि अब्दुल हफीज़ शेख की हिमायत में जहांगीर तरीन साहब सामने आए थे, बहुत मुतारिक नज़र आ रहे थे, चारों सूबों में गए थे और तमाम नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश कर रहे थे और हर हाल में अब्दुल हफीज़ को ये इलेक्शन जितवाना चाहते थे। और इसके साथ साथ जब सेनेट के टिकट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए थे तो बलूचिस्तान से भी एक कंट्रोवर्शियल नाम सामने आया था, वो नाम था अब्दुल कादिर का, और बाद में वो आज़ाद हैसियत में ये इलेक्शन लड़े। आज वो भी कामयाब हो गए। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी हिमायत की, बलूचिस्तान में मौजूद बाप पार्टी ने उनकी हिमायत की और वो भी कामयाब हो गए। जब उनको टिकट दिया गया था तो बलूचिस्तान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उन पर भी एतराज़ात उठाए थे। हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था तर्जुमान बाबर यूसुफजई ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के तर्जुमान है, ज़रा ये भी सुन लीजिए। कादिर साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक मकामी ठेकेदार हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं। वो जो 50 करोड़ और 70 करोड़ हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे कि 50 करोड़ से 70 करोड़ में बलूचिस्तान में वोट बिक रहा है, तो मैं खुद और हमारी क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान तक
जो कंप्लेन पहुंचाई थी उसमें इन्हीं शख्स का हमने नाम दिया था और इन्हीं अच्छा। शख्स का जिक्र किया कि अब्दुल कादिर साहब ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के और 50 से 70 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करके पीटीआई से सेनेटर बनना चाहते हैं। अच्छा। तो गिलानी साहब को आज खिलाफ तवक्को 169 वोट मिले, अब्दुल हफीज़ शेख साहब सिर्फ 164 वोट हासिल कर सके। ये हुआ क्या? ये लोगों के ज़मीर जागे हैं या फिर ये नोटों की चमक आंखों को खीरा कर गई? दो बहुत ही सीनियर तज्ज़ियाकार, बहुत ही सीनियर साफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। रज़ा रूमी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नज़ीर लगाई साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लगाई साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा रज़ा रूमी साहब से गुफ्तगू में शुरू करूँ। रज़ा साहब, ये एक्सपेक्टेड था ये नतीजा आपकी नज़र में? कुछ खिलाफ तवक्को हुआ है या फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि हाँ ऐसा होना है? गिलानी साहब कोई बड़ा सरप्राइज़, और इतना बड़ा सरप्राइज़ कि 5 वोट से शिकस्त ही दे देंगे हफीज़ शेख साहब को? देखिए, खिलाफ तवक्को तो था, क्योंकि कल जिस तरह से वो वीडियो एक लीक हुई और जो एक फ़ज़ा बन रही थी, उससे तो ये ज़ाहिर हो रहा था कि शायद गिलानी साहब ना जीत पाएँ। और यकीनन हुकूमत भी पूरी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। इमरान खान साहब खुद MNA से मिलते रहे और उन्होंने पूरी हद्दुल वसा कोशिश की। और अगरचे अपोजिशन पहले से दावा कर रही थी कि भाई उनके पास सपोर्ट है और उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है काम किया है, लेकिन ये एक अपसेट फैसला तो अपसेट जो है वो तो है PTI के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है, गिलानी बमुकाबला हफीज़ शेख का मामला नहीं है, बल्कि अब तो ये हुआ है कि इससे तमाम जो गवर्नमेंट की इस वक्त स्टैंडिंग है वो उस पर सवालिया निशान आ गया। जभी तो उन्होंने बड़ी सूरत के साथ उन्होंने तरीका एतमाद की बात की है कि वो दोबारा हाउस से एतमाद का वोट लेंगे। तो सवाल ये बनता है कि ऐसा क्या हुआ? आपने दो जो मुबैना कॉजेज़ हैं उनका जिक्र किया, एक तो नोटों की चमक और दूसरे उससे पहले आपने उनकी पार्टी के अंदर जो बगावत थी PTI के अंदर, वो भी एक कहानी सामने है। वाकया ये है कि शायद देखिए, नोटों की चमक तो ऐसी चीज़ होती है कि वो इल्ज़ाम तराशी के ज़ुमरे में आती है। जब तक उसका कोई सबूत ना हो उस पर बात करना जो है मुनासिब नहीं होता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो दूसरी अहम सबब है उसके ऊपर तो बहुत बात हुई है और खुलकर PTI के MNAs और MPs ने अपने खदशात का इजहार किया। कल की जिस वीडियो का आपने जिक्र किया, क्या वो उसमें कहीं कोई ऐसा, जब उस वीडियो का मुकम्मल देखते हैं, एक तो वो बड़े मशकूक माहौल में बनाई गई है, उसमें अंधेरा बहुत है, मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल हो रहा है, वो आपको मशकूक लगती है? उसमें पैसों का जो जिक्र हुआ मुबैना तौर पर, क्या वो कहीं किसी शवाहिद के तौर पर पेश की जा सकती है आज के रिजल्ट को लेकर? देखिए, वो की जा सकती है, ये तो बेहतर अदालत या प्रोसिक्यूटर्स बता सकेंगे। मुझे तो उसमें नहीं कोई वाज़े सबूत लगा। उसमें तो ज़्यादा ये था कि वोट को ज़ाया करने का तरीका या वोट को इस तरीके से कास्ट किया जाए कि उसकी अहमियत ना रहे, वो ज़्यादा उसमें दिखाई दे रहा था। पैसों की बात जो है वो तो फिर एक और कोई ऑडियो लीक हुई थी। उस ऑडियो पर कहा गया, नासिर शाह साहब जो हैं, और वो कह रहे थे कि तरदीद कर दी उन्होंने तो फ़ौरन के मेरी आवाज़ नहीं है। रज़ा, मैं वापस भी आता हूँ, ज़रा लगाई साहब का भी इस पर इनिशियल कमेंट पहले शामिल कर लूँ। लगाई साहब, ये आज जो कुछ हुआ, खान साहब भी 2 दिन से पार्लियामेंट चैम्बर में थे, जरदारी साहब भी वहाँ पहुँचे, खान साहब ने भी तमाम MNAs वगैरह से मुलाकातें की, और कुछ हुकूमती लोगों की मुलाकात अंदर की खबरों के मुताबिक जरदारी साहब से भी हुई। तो वो जरदारी साहब फिर सब पर भारी पड़ गए एक बार फिर? ज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है, और उन्होंने जो प्लान किया था, जिस तरह से लॉन्च किया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, उसका नतीजा तो वही हुआ जो उन्होंने अंदाज़ा भी लगाया था। जी, लगाई साहब का राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया। लगाई साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं। तो रज़ा रूमी साहब, अब ये जरदारी साहब से जो मुलाकातें हुई हैं लोगों की, अगर इसमें पैसे की रेल पेल अभी तक तो ज़ाहिर है कहीं कोई साबित नहीं हो पा रही, तो फिर क्या लोगों के खान साहब पर लोगों को एतमाद नहीं था, या अब्दुल हफीज़ शेख साहब की शख्सियत पर उन्हें एतराज़ था? 6 वोट मुस्तरद भी हुए, कुछ वोट गिलानी साहब के हक़ में भी गए हुकूमत के। ज़ाहिर है वो अब इन्वेस्टिगेशन होगी, मामला तो बाद में सामने आएंगे। तो ये एतराज़ किस पर था? कि ये खान साहब पर अदम एतमाद किया है उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने, या अब्दुल हफीज़ शेख साहब को नामजद करना खान साहब के गले पड़ गया है? मेरे ख्याल से वो उनके गले पड़ गया है, और उसकी बड़ी बुनियादी वजह है। देखिए, अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं वो अपने काम में तो माहिर हैं, लेकिन आपको पता है जरदारी साहब के ज़माने में भी वो वज़ीर ख़जाना रहे, PML काफ से के ज़माने में भी वो आए थे हुकूमत में, अब तीसरी पार्टी में वो आ रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जो नज़रियाती या पुराने PTI के लोग हैं वो तो ये कहते होंगे ना कि भाई ये क्या वजह है कि इनको एक ही बंदा मिल रहा है,
और जबकि असद उमर भी मौजूद हैं और भी लोग हैं पीटीआई के पास, तो वाई हिम। मगर देखिए जो सबसे अहम बात है ना, आपने चमक की बात की और आपने टेप्स की बात की, एक चीज जिसका जिक्र करना जरूरी है वो है कि एस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी जो है आज वो वाजे हो गई है। इसका जिक्र ऑपोजिशन के कई लीडर्स ने किया, हुकूमत तो खैर कहती आई है कि वो उनका नहीं है रोल, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने एक स्टेप पीछे लिया है और उन्होंने कहा ये आपका सियासी मामला है, सियासी दंगल है, इसको आप लोग खुद हल करें, मैनेज करें, हमें इसमें इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं। तो इस ज़िमन में मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ये एक साइन है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त एक न्यूट्रल। सही। और रज़ा साहब एक छोटा सवाल मैं आपसे कर लूँ, फिर आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, लगाई साहब की तरफ ज़रा तफसील से जाऊँगा। ये इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल रोल का जो आपने बात की, उनका न्यूट्रल होना इस हुकूमत की कमज़ोरी साबित कर गया, क्या ये कहा जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है। अब मतलब क्या इंसान सच ना बोले तो फिर क्या बोले। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पीटीआई की पावर में आना, उससे पहले नवाज शरीफ का निकलना, इंतखाबात जैसे हुए और सब कुछ, मतलब और फिर आप देख लीजिए कि उनकी अक्सरियत भी तो असेंबली में बड़ी थिन है ना। मतलब 2-3 इत्तेहादियों के सर के ऊपर ये गवर्नमेंट चल रही है, बीएनपी, मेंगल, एमक्यूएम, पीएमएल, काफ और जीडीए के गालिबन चंद एक मेंबरान हैं। तो इतनी जो थिन मेजॉरिटी होती है, फिर उसको तो सहारा चाहिए होता है ना एस्टेब्लिशमेंट का भी, और उसमें कोर्ट्स भी आती हैं। सही। अदलिया का ऑलरेडी उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जो कि बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद देखें एक फ़ज़ा बन जाती है और पीडीएम जो मुतहरिक हुई है वो मिलकर उन्होंने हुकूमत पर वो किया है एक अटैक, तो जाहिर बात है ये सब उसका शाखसाना है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लगाई साहब, जो न्यूट्रल रोल है एस्टेब्लिशमेंट का, इसकी तरफ तो आते हैं, लेकिन वो आपकी बात अधूरी रह गई थी, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपसे रब्ता मुनक़ता हो गया था। तो जरदारी साहब 2 दिन वहाँ पर गए, क्या वो उनके 2 दिन भारी पड़ गए? कहीं कोई किसी को ऑफर, कोई पैसों के बदले ये वोट दिए गए पीपल्स पार्टी को, या वाकई सबके ज़मीर जाग गए और अब्दुल हफीज़ शेख साहब पर किसी को एतमाद नहीं था? मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के या ताकत के मराकज़ को ये बावर कराया है कि उनके लिए आप गैर जानिबदार होना ज़रूरी है, और वो इस बात के लिए कायल कर पाए हैं। ताकत के मुख्तलिफ मराकज़ को इस बात पर उन्होंने कायल किया है कि अब वक्त आ गया है कि एक ऐसी कमज़ोर, नाहिल, नाकारा, नालायक हुकूमत को जो है साथ नहीं देना चाहिए। इससे खुद पाकिस्तान की हैयत मुक़तदरा जो है वो खतरात मोल ले रही है इनकी सपोर्ट करके, क्योंकि ये अब कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके हैं और इन्होंने अपने आप को नाकाम साबित किया है। अब इनके लिए इनका साथ देना जो है वो सबके लिए, जो भी इनका साथ दे वो उसके लिए एक लायबिलिटी के तौर पर ही होंगे, और जितना ज़्यादा ये इनको साथ लेकर चला जाएगा उतना ही लायबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी और मसाइल बढ़ते जाएंगे और मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। इसलिए बेहतर ये है कि अब इनका साथ छोड़ दिया जाए या कम से कम न्यूट्रल रुख अख्तियार किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हैयत मुक़तदरा जो है उसने अपने आप को किसी हद तक न्यूट्रल कर लिया है, और इसकी वजह से ही मैं तो कह रहा था बहुत पहले से कि जब से बैसाखियाँ हटेंगी तो ये धर्म से गिर पड़ेंगे, और अब सिर्फ धर्म से गिरने का वक्त बाकी रह गया है और चीज़ नहीं रही है। लेकिन इनके साथ ज्यादती नहीं की। फौजिया अरशद साहबा जो खवातीन की नशिस्त पर थी, उन्होंने 174 वोट हासिल किए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने 157 वोट हैं, इसके अलावा इत्तेहादियों के वोट भी इन्हें मिले। ये अदम एतमाद वाला मामला सिर्फ हफीज़ शेख साहब तक ही महदूद रहा है। इसका मतलब कि खान साहब की पॉलिसीज़ पर या खान साहब पर या हुकूमत पर अदम एतमाद नहीं है उनके लोगों को और इत्तेहादियों को, वो हफीज़ शेख साहब पर था। उस एक सीट की वजह से उनकी साख बहाल नहीं हो जाती है। असल बात उन्होंने उस पर तवज्जो भी नहीं दी हुई थी, और उनके लिए वोट देने वालों के लिए भी कोई मसला नहीं था, और खातून का जीत जाना भी वो किसी के लिए प्रॉब्लम मसला नहीं था। असल बात ये थी कि गिलानी साहब के आने से हुकूमत की पूरी जो साख है वो और उनकी जो पूरी यानी स्ट्रेंथ है वो डिल्यूट हो जानी थी, और हुई। यानी आज आपने दिन भर जो तर्जुमानों के और मुशीरों के और इनके जो आपने पहले इस रिजल्ट के आने से पहले जो इनके आपने वो देखे हैं, जो गुफ्तगू सुनी है, जो लहजे थे थके से, टूटे फूटे से और दिल गिरफ्ता से, पशमुर्दा से,
आजुर्दा से, तो ये जो थे वो लग रहा था कि दिन ढल चुका है और अब शाम आ रही है, और शाम भी इक़्तिदार की शाम गरीबा बनकर आ रही है, और ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और अब ये इक़्तिदार जो है ये ज़्यादा तूल पकड़ने वाला नहीं लग रहा है, इसलिए कि एक हद तक साबित हुआ है कि जनाब पाकिस्तान की जो ताकत के मराकज़ हैं उन्होंने अपने आप को मुतनाज़ा बनाने का सिलसिला ख़त्म करने का फैसला किया। अब साहब, एतमाद के वोट की पाकिस्तान में क्या तारीख रही है, कितने वज़राए आज़म ने लिया? आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं मैं आपसे पूछूंगा। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। कवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हमें, चूँकि आज इलेक्शन कमीशन पर भी हुकूमती वज़रा की जानिब से बहुत तनकीद की गई और ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आया है। तो कवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। कहाँ कहाँ कमियाँ और खामियाँ रह गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज के पूरे इलेक्शन में, और जो हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल सही क्या उन्होंने दुरुस्त इल्ज़ामात लगाए जो खामियाँ जिनकी निशानदेही की है उनकी जानिब से? कमर दिलशाद साहब को आवाज़ आ रही है? कवर साहब आप सुन सकते हैं मुझे? चलें कवर साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं। अब लगाई साहब, ये एतमाद का वोट लेना है वज़ीर आज़म को, इसमें कामयाबी के उनके कितने इम्कानात हैं? चूँकि फौजिया अरशद साहब 174 वोट ले चुकी हैं, तो इसका मतलब क्या एतमाद तो है उनके लोगों को, मेजॉरिटी तो उनको मिली है। क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? इसमें भी आप कहीं शक व शुबा देख रहे हैं? और माजी के कितने वज़ीर आज़म ये एतमाद का वोट ले चुके हैं? देखिए, माजी में इस तरह के बहुत कम वाक़यात हुए हैं। हमारे सामने पिछले 50 साल के में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अपोजिशन ने तारीख अदम एतमाद पेश की थी, और उसमें कई चीज़ें और भी शामिल थी। यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ एक मुआहदे के तहत MQM शामिल हुई थी, और MQM बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बताए बगैर और उनको एतमाद में लिए बगैर या एलानिया ये कहकर कि वो उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो 1 महीना पहले उनका साथ छोड़कर अपोजिशन से मिल चुके थे और हुकूमत में बैठे हुए थे। उसके बावजूद वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी, और उसके नाकाम होने के सब असबाब भी मौजूद थे। यही वजह थी कि जब तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी नहीं हुई और उसके लिए बड़ी एफर्ट की गई, बड़ा सरमाया लगाया गया। अब तक उस सरमाए की बातें होती हैं कि जनाब साहब इस एतमाद के वोट का क्या नतीजा है? मैं आपसे पूछता हूँ, माजरत के साथ आपको रोकना पड़ रहा है मुझे। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ वापस आ गए। कंवर साहब, अगर सवाल आप सुन पा रहे हैं तो ये इलेक्शन कमीशन पर जो मलबा डाला है आज हुकूमत के वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी साहब, असद उमर, शीरी मज़ारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नाकाम हो गया। आप भी यही समझते हैं कि आज के जो नताइज आए उसमें इलेक्शन कमीशन की कहीं कोई कमी खामी रह गई? देखा जी, जाहिर है कि शाह महमूद कुरैशी का अपना नुक्ता नज़र है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक उन्होंने इंतखाबात करवा दिए। इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास तो कोई शफाफियत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तो नहीं कहा था शहरयार यार अफरीदी को कि आप दस्तखत कर दे बैलेट पेपर पर। तो ये सब चीजें तो अपने मुताबिक हुआ है ना। उनका एक पढ़े लिखे लोग हैं, मेंबर है कौमी असम्बली के, उन्होंने अपने जानबूझ कर दानिश्ता तौर पर उन्हें वोट जो है अपना उन पर निशान लगा दिया, क्रॉस लगा दिया और रिजेक्शन करवा दिया। तो ये तो एक मामला के मुताबिक हमेशा ही होता रहा है। लेकिन बड़ा अपने हुकूमत के अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब आप इलेक्शन में अपोजिशन भी होती है, अपोजिशन ने भी इसी तरह की बातें करनी थी। जब परसों सुप्रीम कोर्ट की राय आ गई थी तो वो उसमें जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करवाए और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फिर हुकूमत ने तजवीज़ भी दी थी, फौरन हुकूमती वफ़द पहुंचा था, तो वो उस तनाजुर में बात कर रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी तजवीज़ को माना नहीं। नहीं, देखिए बात यह है सारा कुछ आपके सामने हुआ है, सब लोगों ने मुबारकबाद भी दे दी है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि सुबह इस्लामाबाद में इसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को शाम को फौज तलब कर लेना चाहिए कि बताइए जी कौन सी शिफाफियत के लिए कौन से आपने कानून साजी की थी और उसको डिस्क्वालीफाई करा दें। अब तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बाद बड़े इख्तियारात हैं, वो तो जब तलब करके जब उसको चार्जशीट करेंगे तो डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे। तो ये सारी चीजें तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं रहा था, 2018 में था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन जो है आप में एक खुद इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया है, वो एतमाद का वोट ले लेंगे। एतमाद का वोट लेना बड़ा आसान है, वो डिवीजन के जरिए होता है, शो ऑफ हैंड के जरिए होता है। उसमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ी आसानी से अपने जितने उनकी पहली मेजॉरिटी उसके मुताबिक अपना वोट हासिल कर लेंगे। लेकिन एक खतरा ये भी है कि जो उनके PTI के जो नाराज ग्रुप है वो मुमकिन है कि वो उस असेंबली में आए ना
और प्राइम मिनिस्टर साहब अपना मुंह देखता रह जाए, और जिस तरह आज शेख हफीज जो है वो अपने फारिग हो गए वजारत खजाने से भी और सारे मामलात में भी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी फारिग हो जाएंगे उसी सुबह के वक्त, शाम के टाइम। आपको लगता है कि तो कोई ये तो सब चीजें नजर आ रही है किसी एमएनए की क्या इतनी जरूरत हो सकेगी कि वो अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार कर सके, वो असेंबली से गैर हाजिर हो जाए? आपको लगता है अमली तौर पर ये मुमकिन हो सके? असूली तौर पर ये मैं बताऊं कि वजीर आजम की हैसियत क्या है। एक मेंबर ही है ना कौमी असम्बली का, मियां वाली को, जो उनके मेंबर है कौमी असम्बली में, उनकी नजरों में तो वो एक एमएनए है ना, और हालात ने ज़ाहिर है एक आइन के कानून के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बन गया, पार्टी लीडर भी तो है, उनकी नजरों में तो वो एक एमएनए सरबराह भी तो, हमारी नजरों में मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उन एमएनए के साथ वो बात ही नहीं करता, ना उनसे शेक हैंड करता है, ना उनसे मुलाकातें करता है, वो चंद अपने रखे हुए किराए के तर्जमान उनके पास जो बैठा रहता है। चलें कंवर साहब, इस पर जरा इस पर लगाई साहब की भी मैं राय जान लूं। वैसे शेक हैंड करने पर तो कोविड की वजह से भी आजकल पाबंदी है, तो लगाई साहब, कंवर दिलशाद साहब जो सूरत हाल जिस तरह बयान कर रहे हैं, एतमाद के वोट में भी कहीं शकों को शुबात क्या पैदा हो सकता है? या खान साहब की पर्सनैलिटी और फिर वो ज़ाहिर अपनी पार्टी के लीडर भी हैं, तो बासानी एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे, इसीलिए एतमाद के साथ ऐलान भी कर दिया उन्होंने? मेरे ख्याल में ये एक आखिरी चाल है जो मुझे कामयाब होती नहीं लगती है, और के जी इक़्तिदार को बचाने की आखिरी सूरत है उनके पास, और सूरत कुछ भी नहीं है। एक सूरत ये है कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो, या ये हो कि जनाब वो असम्बली को डिज़ोल्व करें, लेकिन अपोजिशन ने भी बहुत सख्त मौक़िफ़ लिया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। अच्छा, वज़ीर आज़म जाते हैं असम्बली से एतमाद का वोट लेने के लिए, तो क्या उनके पास कोई बंदूक है जिससे वो डराएंगे लोगों को, अगर मुझे जो है वोट ना दिया, एतमाद ना किया मुझ पर, तो मैं बंदूक मार दूंगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या वो किसी को अदम एतमाद पर वोट देने पर किसी को असम्बली से डी-सीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या अपने खिलाफ अदम एतमाद के वोट देने वालों को जो है वो असम्बली की सीट्स महरूम कर सकते हैं? अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट तो नहीं देंगे ना फिर? अगर कम से कम ये तो कर सकते हैं, जिसको अगली बार भी टिकट लेना है तो फिर उसको तो वोट देना पड़ेगा। मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र यह है कि इनकी पार्टी का टिकट अगले इलेक्शन के लिए लायबिलिटी होगा और कोई जीतने की अलामत नहीं होगा। और जिस तरह से नाकामी हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों की खाल उतारी गई है, जिस तरह पाकिस्तान के लोगों का जीना मुहाल किया गया है, अब तो लोगों का वोट देना तो कुछ तस्वर भी नहीं है। पहले भी उन पर इल्ज़ाम थे, बहुत शकों की बात थे, और ये इलेक्शन बहुत मुश्किल लग रहा है आपको कि अदम एतमाद में भी वज़ीर आज़म फतह हासिल कर सकें, और बड़ा मुश्किल उन्होंने दावा कर दिया है। ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, कंवर दिलशाद साहब, हमारे साथ दोनों मेहमान। देख लेते हैं ब्रेक के बाद नून लीग से आज़म नज़ीर तारर जो पंजाब से नौ मुंतखब सेनेटर हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे इसी पूरी सूरत हाल पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ब्रेक से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने इस सेनेट की आज की सूरत हाल पर देखा। इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। आज़म नज़ीर तारर साहब नून लीग के रहनुमा और पंजाब असम्बली से बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होकर सामने आ चुके हैं। आज़म नज़ीर तारर साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। आज़म साहब, पहले तो बाकायदा तौर पर आप ही मुबारकबाद कबूल करें कि आप भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए, और आज आपके मुश्तरका उम्मीदवार वफाक से गिलानी साहब वो भी कामयाब हो गए। पहले तो बताएं कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया बाब साहब, खैर मुबारक जी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं समझता हूँ आज जमहूरियत की जीत हुई है, और जो ये जो IMF एजेंडा वाले और ये जो इम्पोर्टेड और जो तैयार करदा पॉलिटिशियंस है उस क्लास को शिकस्त हुई है, और अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले और अवामी नुमाइंदों में से जो शख्स है वो जीता है। और जमहूरियत में समझता हूँ आज जीती है इसलिए कि वो एक कंसेंसस के साथ कैंडिडेट आए थे उन पार्टीज की तरफ से जो कि प्रो डेमोक्रेटिक हैं और जो इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन आज़म साहब, ये अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देना, मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना, क्या ये भी जमहूरियत के जुमरे में आता है? देखिए, जहाँ पे आइन पाकिस्तान इजाज़त देता है कि लोग अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने कॉन्शियस के मुताबिक सीक्रेट बैलेट के ज़रिए वोट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे पार्टी लाइन की वायलेशन नहीं होती, क्योंकि जो डिफेक्शन क्लॉज है आइन पाकिस्तान की
उसके मुताबिक जिन जिन जगहों पे यानी कि वजीर आजम के वोट के लिए, वजीर आला के वोट के लिए, फाइनेंस बिल के लिए वो प्रोवाइड कर दिया गया है। जहां पे आइन खामोश है और आइन में जिसकी पीनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, वहां पे मैं नहीं समझता कि पार्टी पॉलिसी की वायलेशन हुई। अगर हुई तो उसके कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है। इवन मॉरली भी देखें ना कि आइन जो ड्राफ्टर्स हैं उन्होंने बड़ा सोच समझ के बनाया, और फिर जो ये डिबेट्स थी कि बैलेट सीक्रेट चाहिए या ओपन होना चाहिए, उसमें भी ये लोगों के कॉन्शियस के मुताबिक उन्हें वोट करने के लिए ये मौका फराहम किया गया कि वो अपने ज़मीर के जी। आज से 3 दिन हुई थी और शायद पीटीआई इसी वजह से खामोश रहे। पंजाब असेंबली में जो चौधरी सरवर साहब थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा पीटीआई की तरफ से और उन्हें 19 मजीद वो 19 के करीब, और उन्होंने 21 वोट हासिल कर लिए 19 की बजाय। हालांकि उनकी पार्टी के पास मतलूबा वोट नहीं थे और वो फिर सेनेटर मुंतखब हुए। लेकिन आजम साहब, अगर ये इस पूरी सूरत-ए-हाल को अगर हुकूमत की साइड से देखें तो वहां से ज़ाहिर ये मौक़िफ़ आएगा कि जमहूरियत आज हार गई है और ये नोटों की चमक जीत गई है। चूंकि वीडियोज़ भी सामने आई थी, मुख्तलिफ इस तरह के इल्ज़ामात, और फिर एक ट्रैक जो तारीख़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पूरे सेनेट इलेक्शन को लेकर, वो भी सबके सामने है। तो ये वाकई जमहूरियत जीती है या फिर ये नोटों की चमक ने काम दिखा दिया? मैं अरबाब साहब अगर यूसुफ रजा की जगह पे अब्दुल कादर साहब जीतते ना इस तरह, और वो अपोजिशन के कैंडिडेट होते या कोई और इस तरह का सरमाया होता, तो ये बात कही जा सकती थी। यूसुफ रजा गिलानी एक बड़े सोबर, बड़े मुतहम्मल मिजाज, बड़े मिलनसार पॉलिटिशियन हैं। उनकी अजीजदारियां भी बहुत हैं पार्टीज के हवाले से। साउथ पंजाब में फिर बतौर वजीर आजम उन्होंने अपोजिशन और हुकूमत के तमाम अराकीन को साथ लेके वो चलते रहे और बड़ा उम्दा उन्होंने टेन्योर बतौर पॉलिटिशियन के और वजीर आजम के वो एक मंझे हुए। आपको याद, उन्होंने एक ओपन खत भी लिखा जिसमें इमरान खान साहब को भी उन्होंने एड्रेस किया, जो कि तमाम मेंबरान कौमी असम्बली के नाम था, और उन्होंने उसमें इस्तदा की कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करें। ये इल्जाम कि एक आध वीडियो आ गई, इस तरह हो गया, वो हो गया, ये मैंने जो पहले, अगर आप इस चक्कर में पड़ेंगे तो फिर तो सरवर साहब का भी वो खत तो ओपन था, लेकिन जाहिर है वो वीडियो तो खुफिया थी। उस कल जो लीक वीडियो हुई है, अगर आप उसके कंटेंट पे जाएं, जिस तरह से गिलानी साहब के बेटे एक दूसरे सिंध के, मुबैना तौर पर सिंध के वजीर को फ़ोन करके वो भाव ताव तय कर रहे हैं, फिर उस पूरे माहौल में अंधेरा भी हुआ है, तो वो वीडियो वैसे ही इतने मशकूक हालात में, मशकूक मनाजिर उसके थे कि ज़ाहिर है उस पर बात तो करना बनता ही है। और फिर आज जो नतीजा आया है वो तो आपस में फिर ताने बाने मिल जाते हैं। ताने बाने इसलिए नहीं मिलेंगे कि मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए। इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे हैं तकरीबन 3.25 साल से, वो मेजॉरिटी पार्टी को लीड कर रहे हैं, उनकी कोलेशन बड़ी मजबूत है, वो किसी बंदे की बात नहीं सुनते, वो बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अपने बकौल, तो उनको अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए। सूरत हाल यहाँ तक क्यों कि उनके अपने लोग जो हैं वो उनसे नारां और तंग हों और वो उनको वोट ना करना चाहें। आज मैं समझता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान मॉरल जो अथॉरिटी है वो खो चुके हैं लीडर ऑफ हाउस रहने की, और ही मस्ट गो फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उन्हें ऐवान से एतमाद लेके दोबारा बैठना चाहिए, क्योंकि जो जमहूरी रवायात हैं उन मुताबिक उनके नामजद करदा उम्मीदवार को शिकस्त फाश हुई है, जो कि उनके लिए लम्हा फिक्रिया है, और अगर उनमें जमहूरी इखलाकियात हैं तो उन्हें ज़रूर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहिए। लेकिन आजम साहब, जाहिर है इसमें ये फैक्टर भी तो हो सकता है कि वो हफीज़ शेख साहब एज पर्सन उन पर एतराज़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। अगर खान साहब एतमाद का वोट लेने जाते हैं तो जाहिर है वो खान साहब की जो शख्सियत है, जो तहरीक इंसाफ में उनका मकाम है, शायद वो वोट लेने में कामयाब हो जाएँ। लेकिन अब्दुल हफीज़ शेख साहब से चूँकि पार्टी के बहुत सारे लोग को एतराज़ था, ये वजह उनकी शिकस्त की बनी हो। खान साहब अगर जाते हैं तो शायद वो कामयाब हो जाएं। खान साहब और हफीज़ शेख साहब का मवाजना तो नहीं किया जा सकता ना? अरबाब साहब, हफीज़ शेख साहब की नामजदगी मैंने और आपने तो नहीं की, वो खान साहब ने की है। और लीडर में इतनी दानिश होनी चाहिए, उसमें ये विजन होना चाहिए कि उसके जो डिसीजंस हैं वो प्रैक्टिकल हैं और वो अवाम के या उसके मेंबरान के दिलों की आवाज़ भी हैं। अगर आप इस तरह से पैराशूटर्स को भेजेंगे और अगर आप जमहूरी नुमाइंदों को, इलेक्टेड एमएनएस को बेतौकीर करके नॉन इलेक्टेड बंदों की फौज हुकूमत चलाने के लिए बिठाएंगे, तो इस पार्टी का यही हशर होना था जो हो गया है।
वैसे आजम साहब, अगर आप ये समझते हैं कि अगर ये ओपन बैलेटिंग के जरिए ये इलेक्शन होता, सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई वो ज़रा मुख्तलिफ होती और सदारती ऑर्डिनेंस का नफाज हो जाता, तो भी नतीजा यही आता या फिर नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था? फिर ये जिन लोगों ने खुफिया तौर पर गिलानी साहब को सपोर्ट कर दिया वो नहीं करते, वो हफीज शेख साहब को वोट डालते। देखिए कि डिफेक्शन में नहीं आता और उसकी वजह से आपकी असेंबली की रुकनीयत नहीं जाती। मैं तो कहता हूँ कि खान साहब की इज्जत बच गई है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से, और ऐसी सूरत में शायद मैंने ओपन हो के उनकी मुखालफत करते और उनपे वैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता। अभी तो ये बात किसी तरह से शक शुबे में रहेगी कि उनके हलीफ जमातों के लोगों ने वोट दिए है गिलानी साहब को या फिर दिया है। ऐसी सूरत में जबकि ओपन बैलेटिंग होती, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि ओपन बैलेटिंग में डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती, इस तो अगर ये ओपन बैलेटिंग के बावजूद अगर खान साहब के लोग हफीज शेख साहब को वोट ना देते तो ये तो सिचुएशन आपको सूट करती, फिर तो वो अदम एतमाद खुलकर सामने आ जाता। फिर आप लोगों ने उसकी मुखालफत क्यों की? देखिए, आईने पाकिस्तान में एक तरीकाकार वज़े कर दिया गया है। हम लोग हमेशा पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं। अदालत का कंधा इस्तेमाल करके आइन में तरमीम वो किसी सूरत नहीं थी और अदालत ने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। असूलन तो ये रेफरेंस भेजने का मामला जो है वो आईनी और कानूनी था ही नहीं। मैं तो बतौर वकील इस पेशे में मुझे भी कोई 28 साल हो चले, मैं तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस कायल हूँ और मैं उसकी तायद करता हूँ। आर्टिकल 180 के रेफरेंस के तकाजे पूरे करता ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल सही डिसीजन किया, क्योंकि आर्टिकल 219 और 226 की मौजूदगी में ये कुल्ली इख्तियार पार्लियामान का था कि वो आर्टिकल्स को अमेंड करें। सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन देनी थी, ओपिनियन उन्होंने दे दी कि आइन बड़ा वाजे है, सीक्रेट बैलेट मामले को लेके जाएं और कानून को अमेंड करें। जब आइन बदल जाएगा फिर आप चाहे लिस्ट के जरिए करना चाहें, जैसे खवातीन की निशिस्त। सही। अच्छा आजम साहब, चूंकि ज़ाहिर है सियासत में आपका भी एक तजुर्बा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सेनेट में भी नई नई जमात आई है। जब ये नहीं हुआ करती थी, सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये बड़ी जमातें हुआ करती थी, उस वक्त सेनेट में ये खरीदो फरोख्त कौन किया करता था? कौन किसके वोट खरीदा करता था? देखिए, ये खरीदो फरोख्त की तो बातें हैं, आज तक या तो बताएं कि किसी रेफरेंस में या किसी इलेक्शन पिटीशन में ये चीजें साबित हुई हैं। ये क्याफा रही है। मैंने आपसे बड़ी आसान बात की कि दूर नहीं जाते। ये अभी 3 साल पहले चौधरी सरवर साहब, जिनके पास 21 वोटों की कमी थी, वो सेनेटर मुंतखब हो गया आपसे, जहाँ पे कभी इस तरह का शोर नहीं बचा। ये केपी में आप चौधरी सरवर साहब की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन आप जरदारी साहब की तरफ नहीं जा रहे, जो कि अलल ऐलान ये कहते हैं कि मियां साहब मैं आपको सेनेट नहीं लेने दूंगा, और फिर उनके जो सेनेटर्स हैं वो जितनी तादाद मतलूबा तादाद से ज़्यादा मुंतखब करवाने में कामयाब भी हो जाते हैं। उस तरफ आप नहीं जा रहे। वो भी तो एक अमल हुआ था ना। अरबाब साहब, देखिए, सियासत के अपने जो असूल और रूल्स हैं, मैं तो कानून के तालिब इल्म के हैसियत से ये बात करता हूँ कि जब आईने पाकिस्तान डिफेक्शन क्लॉज में सेनेट में दिए गए वोट को डिफेक्शन के लिए, यानी कि पार्टी से रूगर्दानी के जुमरे में नहीं लाता, तो फिर ये अच्छे के खिलाफ बात है। मैंने जैसे कहा, मैं बतौर सियासतदान ये समझता हूँ कि आपको अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए। आपके लोग क्यों वल्नरेबल हों और क्यों वो बिकाऊ माल लें और क्यों इस तरह से रहा था कि इमरान खान साहब को ये हाई टाइम है कि उन्हें अपनी पॉलिसी नजरसानी। उनकी कैबिनेट में एक टाइम पे तकरीबन 40% गैर लोगों के कब्जे थे और अभी भी उन्हें तो जरूरत है कि वो अपना हाउस इन ऑर्डर करें, लेकिन एमएनएज हैं वो। लेकिन आजम साहब, अगर उनके लोग बिक रहे हैं या उनको कोई ऑफर कर रहा है तो कोई खरीद भी तो उनको रहा है ना। वो खरीदार क्या आपकी नजर में, मुस्लिम लीग नून की नजर में वो दुरुस्त है? उसका अमल गलत नहीं है? हम तो खरीदारी में भी पड़ेंगे, लेकिन दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार उस पर एम्फसिस करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी ना हाउस को इन ऑर्डर रखना पड़ता है। उधर से भी बड़े जोर लग रहे थे, हुकूमत की तरफ से वजीर आजम साहब वोट मांगते रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब मुस्लिम लीग नून के एमएनएज और एमपी राब्ते करते रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अपने अपने कैरेक्टर की बात है। तो हौसले ज्यादा बुलंद हैं उनके कि वो मुतजलजल नहीं हुए, वो खड़े रहे हैं अपनी जगह पे। और ये बात हुकूमत के लिए शर्मनाक है कि उनके लोग जो हैं वो अपनी जगह छोड़ गए हैं। तो आप इस तनाजुर में भी देखिए ना, जो जमहूरी माहौल है, इसका मतलब है कि
इवन पीटीआई के मुंतखब एमएनए वजीर आजम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया अपने वजीर आजम। बहुत शुक्रिया। आजम नज़ीर तारड़ साहब गुफ्तगू कर रहे थे और वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स पर ध्यान देना होगा और खान साहब को अपनी पॉलिसीज़ ठीक करनी होंगी और अपने लोगों को वल्नरेबल होने से बचाना होगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर शहर कायद और पूरे मुल्क में महंगाई इस वक्त उरूज पर है और यहाँ पर दूध की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा यकमुश्त कर दिया गया है। इसके अवाम पर क्या असरात हो रहे हैं और हुकूमत सिंध दूध की कीमतों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। वज़ीर खुराक सिंध हमारे साथ मौजूद होंगे, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और शहर कायद में जिसका जब दिल चाहता है जिस चीज़ की कीमत बढ़ानी हो वो बढ़ा देता है और यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं होता। 1 मार्च को दूध की कीमतों में मुख्तलिफ मकामात पर 10 रुपये का इजाफा किया गया। जहाँ वो दूध पहले 110 रुपये फ़ी किलो बिक रहा था, अब 120 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है और जहाँ 120 रुपये उसकी कीमत थी वो बढ़कर 130 रुपये हो चुकी है और सरकारी निर्ख अभी भी 94 रुपये फ़ी किलो पर बदस्तूर बरकरार हैं। अब हुकूमत इस पर अमल क्यों नहीं करवा पा रही और डेयरी फार्म एसोसिएशन वालों का इस पर क्या मौक़िफ़ है। दूध के जो दुकानदार हैं, जो दुकान है वहाँ पर दूध ये इतना महंगा क्यों बिक रहा है, ये जो 36 से 46 रुपये का ये फ़र्क है ये क्यों आ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। शाकिर उमर गुर्जर साहब चेयरमैन है डेयरी फार्म एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं और कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख साहब से भी ये पूरी सूरत हाल उनको बताकर हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी और उनको दावत दी थी कि वो आएँ और वो भी अपना मौक़िफ़ इस प्रोग्राम में बयान करें, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली कि वो इस मौजू पर कोई बात नहीं कर सकते। तो शाकिर उमर साहब, अब ज़ाहिर है आप यहाँ मौजूद हैं, आपके अपने मसाइल होंगे। पहले तो बताएं ये दूध की सरकारी कीमत 94 रुपये पूरे शहर में मुकर्रर है, फिर इस निर्ख पर दूध मिल क्यों नहीं रहा दूध खरीदने वालों को? बात क्यों पकड़ जाएगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि 2019 में कीमतें बढ़ी, 20 में बढ़ी और अब ये 21 में बढ़ी। दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। फार्मर ने बारहा मुतालबा किया, दरख्वास्तें लिखी है एसोसिएशन ने कमिश्नर साहब को, कोई जवाब ना मिलने पे तो फिर हम फार्मर्स ने। तो शाकिर उमर साहब, अब ये सूरत-ए-हाल जो आप बता रहे थे कि 30 से ज़ायद बार आपने कमिश्नर कराची से रब्ता किया और उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, तो उसके बाद अस खुद आपने कीमतें बढ़ा दी फिर? जी ये फार्मर्स बढ़ाई है और उसे अमून कर। अच्छा, और ये यकमुश्त आपने 10 रुपए का इजाफा कर दिया, कोई 1 रुपये नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, एक साथ 10 रुपए बढ़ा दिए। 20 रुपए लीटर का इजाफा किया गया था जी, 10 रुपए का फिर अवामुन्नास के वसी तर मफाद में रमजान देखते हुए कम किया। अच्छा, पहले 20 रुपए आपने बढ़ाए, फिर 10 रुपए उसमें कम कर दिए। जी हाँ। अच्छा, तो अब इस्माइल राऊ साहब वज़ीर खुराक सिंध के वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है कमिश्नर साहब तो वक्त दे नहीं रहे, इस मौजू पर बात नहीं कर रहे। इस्माइल राऊ साहब, ये दूध की कीमत बढ़ती जा रही है, डेयरी फार्मर्स बढ़ाते जा रहे हैं, ये आप जब कमिश्नर साहब से रब्ता करते हैं, 30 से ज़ायद दरखास्तें लिख चुके, कमिश्नर साहब कोई जवाब नहीं दे रहे, सरकारी कीमत 94 रुपये, दूध खरीदने वाले को 130-140 रुपये मिल रहा है, ये क्या हो रहा है इस्माइल साहब? सिंध हुकूमत कहाँ है इस पूरी सूरत हाल में? देखें, सिंध हुकूमत मौजूद है और देखें हम तो कोशिश करते हैं कि हम जो सरकारी कीमत मुकर्रर की है उसी पे दूध सप्लाई हो और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं या जो राइस हमारे कंट्रोलर्स हैं वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक क्या कोशिश होती है इस्माइल साहब, मसलन क्या इकदाम करते हैं? नहीं देखें, लेकिन देखें मसला ये है कि इस हुकूमत ने जो महंगाई का तूफान बर्पा किया है, हर चीज जो है वो इतनी महंगी कर दी गई है, तो अब उसमें कंट्रोल करना हर चीज नामुमकिन होती जा रही है। अच्छा, किस किस चीज की कंट्रोल आप देखें, आटे की कीमतें आप देखें, गंदम, चीनी, गैस, बिजली, पेट्रोल, कोई मतलब हर रोज खबर अगर कोई इस हुकूमत में मिलती है तो महंगाई की मिलती है आपको। कोई हुकूमत ने महंगाई की हुई है या कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी कीमतों पर ये दूध मिलता रहे? दो अलग अलग मुतज़ाद बातें हैं। मैं आपको बताऊं, हम तो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनको कंट्रोल करें, लेकिन अब ये महंगाई का तूफान जो है, अमली कोशिशें क्या करते हैं ये तो पूछ रहा हूँ। पूरे कराची में किसी एक दुकान पर सरकारी कीमत पर दूध मिल रहा है? मैं आपको कहूँ कि ये जो सूरत-ए-हाल है, ये जो पैदा हुई है वो इस वजह से हुई है कि अगर आप भैंस जो फर्ज करो कि 1.5 लाख रुपए की मिलती थी तो वो अभी 3 लाख रुपए की हो गई है। अगर भूसे की ट्रक जो अगर फर्ज करो
30,000 की थी तो वो 60,000 की हो चुकी है। इस्माइल साहब, ये चीज इस तरीके से ये तमाम ये मसाइल तो शाकिर साहब के हैं, ये तमाम बातें तो शाकिर साहब बताएंगे, ये इनके मसाइल हैं, इनके मसाइल आप बता रहे हैं। आपका काम है सरकारी कीमत को इम्प्लीमेंट करना। ये इस हुकूमत ने इतनी वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से इतनी महंगाई में अंधाधुंध इजाफा हुआ है कि आवाम परेशान है। तो सर फिर आप ये सरकारी कीमत को फिर 94 रुपए क्यों रखा हुआ है? वो आप 140 कर दें फिर। करते हैं, लेकिन देखें अगर आप आखिर जो बाड़े वाले हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको बिठा के कोई जायज इस तरीके से रेट मुकर्रर किया जाए। इस्माइल साहब, ये आखिरी कोशिश कब की थी आपने? आखिरी कोशिश इस साल की थी, पिछले साल की थी, 2019 में की थी? हर साल कोशिश करते हैं हम हमारी जो कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, नहीं कोशिश करते हैं। इस्माइल साहब रुकें जरा, शाकिर साहब की बात सुन लें एक बार फिर। शाकिर साहब, हम जो उनके शाकिर साहब, आखिरी मीटिंग कमिश्नर साहब से आपकी कब हुई? कितने खत आप लिख चुके हैं? इस मसले को कितनी बार बैठ के बात की गई है इस मसले पर? शाकिर साहब जरा फरमाइएगा। असल में जी 2019 में एक मरतबा बैठे थे, फिर उन्होंने स्टेट बैंक को कमिश्नर साहब ने खत लिखा था कि इन्फ्लेशन रेट आ जाए तो हमें नोटिफिकेशन करेंगे। पिछले कमिश्नर थे तो ना हो सका। तो आप मेरी बात सुन ले, दूध की कीमतें कम हो सकती हैं, जरा तवज्जो से मेरी बात अगर सुन सके। इस्माइल राव साहब वजीर, मैं आपको बता दूं कि दूध की कीमतें सिर्फ एक उस पर कम हो सकती हैं। देखिए, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन रेट, बढ़ती हुई डॉलर की कीमतें, आपकी जो अजनास है उनकी कीमतें मिट्टी हो गई, वैल्यू सिफर हो गई है, जिसकी बुनियाद पे एक्सपोर्ट बढ़ी है हद से ज्यादा, और अजनास की एक्सपोर्ट बाहर शुरू हो गई है। आप एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें, दूध की कीमतें 20 रुपए लीटर कम कर देंगे। अच्छा। जैसे ही ये अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएंगे, हम 2 महीने के बाद दूध की कीमतें कम कर देंगे फौरी तौर पे। अच्छा। तो आप मेरी बात सुनिए, दूध की कीमतों का ताल्लुक मेरी और आपकी ख्वाहिशात से हरगिज नहीं है। अच्छा। और इसमें वफाकी गवर्नमेंट को डिसीजन लेने होंगे, फार्मर्स का साथ देना होगा। देखें, पाकिस्तान एक फॉडर डेफिशिएंट मुल्क है, और NARC की रिपोर्ट ये कहती है कि मुल्क में पलने वाले मवेशियों का 45% चारा हम पैदा करते हैं, और जब 45% चारा पैदा हो रहा है उसके बावजूद आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं रेवेन्यू हासिल करने के लिए। और फिर जब हम इंपोर्ट, जब हमें अजनास महंगे मिलेंगे तो आपको दूध महंगा मिलेगा। आप ये समझ लें मेरे भाई। 2019 में जो आपकी आखिरी मीटिंग हुई थी वो किस महीने में हुई थी? किस तारीख को हुई थी? कुछ याद है आपको महीना? देखें जी, पिछली ये जो मीटिंग हुई थी हमारी, मेरे जहन में नहीं है, पर 2018-19 में हुई थी। 19, 20, 21 अब ये 2 ठीक है। तो इस्माइल राव साहब, ये आखिरी आप तो कह रहे हैं मुस्तकिल बुनियादों पर कोशिश कर रहे हैं। इन लोग शाकिर उमर साहब से आपकी मीटिंग हुए कोई 2-2.5 साल का अरसा हो गया है। देखिए, और कमिश्नर करते हैं, देखिए ये कमिश्नर करते हैं, डिप्टी कमिश्नर करते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ये आखिरी मीटिंग कब हुई थी, क्या हुई थी, लेकिन यकीनन हमारी एक सिस्टम में गवर्नमेंट का एक बनाया हुआ है, और इसमें कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, यहाँ जो प्राइस इंस्पेक्टर्स होते हैं वो भी सारे इस पे लगाए हुए होते हैं। इस्माइल साहब, ये नवीद अहमद शेख साहब से पहले इफ्तिखार शिलवानी साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके दौर में भी दूध 120 रुपए किलो मिल रहा था, सरकारी कीमत 94 रुपए थी। कमिश्नर आपने बदल दिया, नवीद अहमद शेख साहब आ गए, इनके दौर में दूध 140 रुपए मिल रहा है, सरकारी कीमत आज भी 94 रुपए। या तो आप सरकारी कीमत को बढ़ा दें या फिर इन लोगों को पाबंद करें कि सरकारी कीमत पर दूध फरोख्त करें, दोनों में से एक काम तो करें। देखें हमारी तो कोशिश है कि हम बिठा के बात करके तय करके एक रीजनेबल जो मुमकिन हो। अब मसला ये हो रहा है कि इस्माइल साहब, रीजनेबल प्राइस क्या होनी चाहिए आपकी नजर में दूध की? आप वजीर खुराक हैं। ये तो मुझे नहीं पता, ये उनके क्या अखराजात आते हैं, कितनी लागत है। अच्छा शाकिर साहब, एक लीटर दूध पे क्या अखराजात आते हैं आपके एवरेज? ज्यादा भी नहीं रख सकते, इसलिए कि वो फिर पब्लिक पे बर्डन होता है, लोगों पे, वो लोग महंगाई के पहले ही मारे हुए, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये आटा, चीनी, हर चीज जो है या तो है ही नहीं, या गुम है, या महंगी है, तो इस वजह से लोगों में बर्दाश्त भी नहीं है। तो उस वजह से जाहिर है सोच विचार के सारे बिठा के जो सप्लायर्स हैं, होलसेल रेट क्या होना चाहिए, रिटेलर का रेट क्या होना चाहिए, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को और बाड़े वालों को सबको बिठा के इस्माइल साहब ये तय करना जब पड़ेगा ना, जब कमिश्नर साहब वक्त देंगे, ये तो 30 से ज्यादा दरखास्तें लिख चुके हैं। कमिश्नर को हिदायत करते हैं, हिदायत करते हैं उनको, ये फौरन बिठाएं इनको और ये इशू हल करें। जी शाकिर साहब, ये क्या खर्चा आता है आपका 1 लीटर दूध पर? कितने का आपको पड़ता है और आप फिर आगे प्रोवाइड करते हैं इसको? दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त 128 रुपया लीटर है, और मैं बताऊं रमजान मुबारक के एहतराम में 10 रुपए हमने कीमत कम की है। इसी साल में दूध 150 रुपए लीटर हो जाएगा और बतदरीज फिर बढ़ेगा, तकरीबन 250 रुपए लीटर तक दूध की कीमतें जाएंगी अगले साल के शुरू में।
तो हमें ये समझना होगा कि हम दूध की कीमतों को कमी कैसे कर सकते हैं। इस्माइल राव साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, देखें कि हम खुराक की शदीद कमी का शिकार है, ख्वाह वो इंसान है, ख्वाह वो मवेशी हैं, हमारे चौपाए हैं। बहुत ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम डे ओल्ड कटड़ों की बछड़ों की जानें बचाएं, दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए जानवरों को रिसाइकिल करें। आप हमें शहरों के मज़ाफ़ात में ज़रई ज़मीनें फराहम करें जिसकी कीमत हम आपको अदा करेंगे, ताकि हम अपने जानवरों को रिसाइकिल करने के लिए वहाँ भेज सकें, ताकि दूध की पैदावार बढ़ सके। हम अपने छोटे बच्चों को पालें, उन्हें बेचें ना, क्योंकि देखें तकरीबन सालाना 15 लाख डे ओल्ड कटड़े और मादा जानवर की स्लॉटरिंग हो रही है, जिसे रोकना हम सबका फर्ज है। चारों सूबों के ठीक है शाकिर साहब, जरा रुकिएगा। इस्माइल राव साहब, अब ये इसी हफ्ते आप इनको लेके बैठे, इनके मसाइल हल करें, वरना रमजान के बाद तो 250 रुपए दूध की कीमत जाने की बातें कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं इनकी जो भी जायज मसाइल हैं इनको फैसिलिटेट करने के लिए और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हम हिदायत करते हैं। फिर कहते हैं कमिश्नर साहब को फौरन इनको बिठाएंगे, बात करेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, लोग हैं उनको बिठा के। बहुत शुक्रिया शाकिर उमर गुज्जर साहब और इस्माइल राव जो वज़ीर खुराक हैं मौजूद थे। और इस्माइल राव यकीन दिला रहे थे कि फौरी तौर पर इस मामले पर डेयरी फार्मर्स को लेकर बैठा जाएगा और उनके साथ एक ऐसा मैकेनिज्म तय किया जाएगा कि फिर आवाम को मुनासिब कीमत पर दूध मैसर आ सके। और प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर अपना एहतजाज वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस के सामने रिकॉर्ड करवाएंगे कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग के खिलाफ नोटिस लिया जाए, चूँकि वो बोल के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर यकतरफा मुतासिबाना फैसले कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।